वापस आ गए फिल्म समीक्षा के लिए। आज मैं आपको साल 2015 की एक एक्शन रोमांच वाली फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है भूत वाली जाति का इतिहास। आगे कहानी सुनते समय फिल्म के कुछ राज खुल सकते हैं, तो सावधान रहें। चीन में कई बार खुदाई के दौरान अजीब चीजें पाई गई हैं। इनमें ऐसे जानवरों की हड्डियां शामिल हैं जो किसी भी जाने माने जीव से मेल नहीं खाती, यहां तक कि डायनासोर से भी नहीं। इसके अलावा हजारों साल पुरानी लाशें भी मिली हैं जिनकी त्वचा और मांस अभी भी ठीक है। इन वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर यांग सियालिन है, जिन्होंने 1978 में कुनलुन पहाड़ों में पोस्ट 749 की शुरुआत की थी। यह एक विशेष टीम है जो इन रहस्यमय खोजों के पीछे के रहस्य को खोजने के लिए बनाई गई थी। अब साल 1979 है और हुबेई खुदाई में कड़ी मेहनत करने वाले कई सैनिकों में से एक है। यह काम बहुत थका देने वाला है और वह अक्सर थकान से गिर जाता है, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा उसका समर्थन करने और उसकी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए वहां रहती है। जब हुबेई पहली बार उससे मिला तो उसे लगा कि वह उसे लंबे समय से जानता है। दोनों के बीच एक रिश्ता है जो उसके दोस्त कांग सुन को जलन पैदा करता है। टीम द्वारा एक अज्ञात जानवर की एक और विशाल खोपड़ी निकालने के बाद गुफा हिलना शुरू हो जाती है और अचानक पूरे शिविर को नष्ट कर देती है। अधिकारी हान जिवांग के नेतृत्व में सैनिक लड़ने के लिए अपने हथियार तैयार कर लेते हैं, लेकिन गुफा से निकलने वाले केवल प्रोफेसर यांग और कुछ कर्मचारी ही होते हैं। हालांकि यह घटना पूरी तरह से नुकसान नहीं है। पहाड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया है, इसलिए वे प्रोफेसर यांग के साथ जांच करने के लिए एक विशेष टीम भेजेंगे। यांग पिंग तुरंत अपने पिता की मदद के लिए स्वयंसेवा करती है और इससे हुबेई भी स्वयंसेवा करने के लिए प्रेरित होता है, जो बदले में कांग सुन को भी साथ लाता है। टीम गुफा में प्रवेश करती है और खोजे गए रास्ते का अनुसरण करती है जब तक कि वे एक विशाल खाई के पार नहीं आते, जिसे वे नीचे उतरते हैं, यह देखते हुए कि उनके आसपास एक तितली जैसा जीव उड़ रहा है। वे अंततः बर्फ के एक चबूतरे पर पहुंचते हैं जिसके बीच में एक और खाई है, इसलिए वे भी नीचे उतरते हैं जब तक उन्हें अजीब जीवाश्मों से भरी एक बेरोजगार गुफा नहीं मिल जाती। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जो उस पहाड़ के बिल्कुल विपरीत दिशा में निकलता है जिससे वे दाखिल हुए थे। वहां प्रोफेसर यांग हुबेई को बताते हैं कि किंवदंतियों का कहना है कि इस क्षेत्र में कहीं न कहीं एक गुप्त सरकार से संबंधित एक प्राचीन राज्य का द्वार है। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब अन्य सैनिक उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं, बर्फ पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान। जबकि हान और बाकी टीम पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा लगाने का काम खत्म कर रहे हैं, प्रोफेसर यांग और उनके आदमी उस जानवर को खोजने के लिए पंजे के निशान का पीछा करना शुरू करते हैं, जो वास्तव में पास ही गुफा से निकलने वाले पहले जीव वे छोटे जीव उड़ने वाले जीव थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, लेकिन अब करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे तितलियों जैसे नहीं हैं, बल्कि अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। इन चमगादड़ों को छूने पर कुछ नहीं होता, लेकिन एक सैनिक ने गलती से उन्हें अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। यह एक भयानक गलती थी। वह तुरंत नीली आग की लपटों में जलने लगा और कुछ ही सेकंड में सिर्फ उसकी हड्डियां ही बच रहीं। फिर ये चमगादड़ों का झुंड सैनिकों को घेर लेता है। सैनिक उन्हें डराकर भगाने के लिए गोली चलाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सैनिक इन उग्र चमगादड़ों के हमले में जलकर मर जाते हैं। गोलियों की आवाज से पास में मौजूद एक विशाल जानवर भी चौंक जाता है और वह तेजी से भागने लगता है। इस विशाल जानवर के अचानक भागने से हिमस्खलन हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए पूरी टीम पहाड़ से नीचे भागने लगती है। रास्ते में हिमस्खलन कई सैनिकों को अपनी चपेट में ले लेता है, लेकिन आखिरकार वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां आगे जाने का रास्ता नहीं होता। उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। उनके पास अब कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन कूदने से पहले प्रोफेसर यांग हुबेई और उनकी बेटी को एक रस्सी से बांध देते हैं। वे दोनों कूदते हैं और कुछ देर के लिए उनकी रस्सी बर्फ के एक टुकड़े पर अटक जाती है, लेकिन झूलने की वजह से रस्सी घिस जाती है और टूट जाती है। हुबेई अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह एक भयानक गिरने से बच गया था, जबकि कई अन्य इतने खुशकिस्मत नहीं थे। वे सिर पर चोट लगने या बर्फ में फंसने से मर गए। गड्ढे के तल पर पहुंचने पर हुबेई को अपने समूह के केवल 3 अन्य लोग ही मिलते हैं, प्रोफेसर यांग, यांग पिंग और कांग सुन। वे जितना हो सके गिरी हुई चीजों को इकट्ठा करते हैं और मशालों जलाकर अपना अन्वेषण जारी रखते हैं। उनकी टीम अब काफी छोटी हो चुकी थी। आगे चलकर उन्हें एक विशाल गुफा मिलती है जिसके बीच में एक ऊंचा टावर खड़ा होता है। टावर के चारों ओर इमारतों के खंडहर बिखरे हुए थे। प्रोफेसर यांग इसे कुनलुन का पवित्र महल बताते हैं। कहा जाता है कि इस 9 मंजिला टावर में राक्षसों को कैद कर रखा गया है और यही चीज प्रोफेसर यांग इतने समय से खोज रहे थे। वह श्रद्धा दिखाने के लिए घुटनों पर बैठ जाता है और फिर एक अजीब सी वेदी पर रखी हुई मोमबत्ती जलाता है। यह मोमबत्ती बहुत तेज जलने लगती है और फिर उसके आसपास बहुत सारे चमगादड़ जमा हो जाते हैं जो लाल चमक के साथ टावर को घेर लेते हैं। प्रोफेसर यांग को लगता है कि हुबेई और उनकी बेटी टावर का दरवाजा खोल सकते हैं,
इसलिए वह उन्हें भेजता है। जब वे दोनों हाथों में हाथ डाले दरवाजे के पास जाते हैं तो प्रोफेसर का सिद्धांत सच हो जाता है। दरवाजा खुलता है और चमकने लगता है। टावर के सबसे ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है जो पूरे कमरे में आत्माओं का झुंड बुला लेती है। लेकिन कांग सुन को ये आत्माएं बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह मोमबत्ती गुफा गिरने वाली थी, इसलिए ग्रुप भागने लगा ताकि चट्टाने या चमगादड़ उन्हें ना पकड़ सके। लेकिन कांग सुन ने पीछे रहकर खुद को चारा के रूप में बलिदान कर दिया। चमगादड़ों की नीली आग से वह मारा गया, लेकिन मरते वक्त अपने शरीर के विस्फोट से कई चमगादड़ों को भी खत्म कर दिया। फिर भी बहुत सारे चमगादड़ बचे हुए थे और वो बाकी तीनों के पीछे लग गए। हालांकि तीनों ने थोड़ी दूर बना ली थी। उन्हें रास्ता निकल गया, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए क्योंकि वो एक ऊंचे किनारे पर जा पहुंचे जो एक झरने के पीछे था। चमगादड़ उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए और हु बेई ने मशाल से उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन चमगादड़ों ने उसे काट लिया और उसके कंधे पर आग लगा दी। यांग पिंग ने आग बुझाने के लिए उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया और फिर वो और उसके पिता जल्दी से कूद पड़े। पानी के अंदर हु बेई और यांग पिंग एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक और विशाल डायनासोर जैसे जीव ने उन्हें अलग कर दिया। उस जीव ने यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ लिया और ले गया। हु बेई बहुत दुखी हुआ और किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुंचा। बाहर का तापमान बहुत कम था। उसके कंधे के जले हुए घाव का इलाज किया गया। ऑफिसर हान ने बताया कि उन्हें पार्टी के सभी लोगों की लाशें मिल गई हैं, सिवाय यांग पिंग और प्रोफेसर के। हु बेई अकेला बच गया था। उसने इस जिंदगी को छोड़कर वापस घर जाने का फैसला किया, लेकिन ट्रेन में यात्रा करते समय उसे बार बार ये ख्याल आता रहा कि कांग सुन उसके साथ बैठा हुआ है। मगर जब वो देखता तो असलियत में कोई नहीं होता और वो निराश हो जाता। हु बेई गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन पर उतर गया। वहां उसका नया नियोक्ता मिस्टर वांग उसे लेने आया, लेकिन हु बेई को नहीं पता था कि ऑफिसर हान और वैज्ञानिक चेन डोंग उसे ढूंढ रहे हैं। अब साल 1982 हो चुका था और हु बेई मिस्टर वांग की लाइब्रेरी में काम करने लगा। यह बहुत शांत और सुखद जीवन था। एक दिन जब वो लोग साथ में लंच करने गए तो मिस्टर वांग उसे एक स्थानीय रेस्टोरेंट में ले गया। वहां हु बेई अपने बचपन के दोस्त वांग काइशुआन से मिलकर बहुत हैरान हुआ, जो वहां मनोरंजन करने का काम करता था। हु बेई को शक हुआ कि मिस्टर वांग जानबूझकर उसे वहां ले गया है। लाइब्रेरी में काम करते हुए हु बेई को प्रोफेसर यांग की रिसर्च की एक किताब मिली जिसमें उस दानव टावर की तस्वीर भी थी। इससे उसे एहसास हुआ कि प्रोफेसर का असली मकसद हमेशा से वही टावर खोलना था। उसे ये भी पता चला कि प्रोफेसर को हमेशा से पता था कि हु बेई और यांग पिंग ही उसे खोल सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें हमेशा साथ और सुरक्षित रखने की कोशिश करता था। इसी बीच पोस्ट 749 पर खोजकर्ताओं को एक ताबूत मिला जिसके अंदर एक जिंदा औरत थी जो बिल्कुल यांग पिंग जैसी दिखती थी, लेकिन वो खुद को शर्ली कहती थी। उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां थीं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन उसे यांग पिंग की कोई याद नहीं थी। अभी के लिए उसे बंद करके निगरानी में रखा जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। हु बेई की बात करें तो लाइब्रेरी में उसे प्रोफेसर यांग की और किताबें मिलती रहीं जिनमें कुछ खास पन्नों पर निशान लगा होता था। वांग काइशुआन की मदद से हु बेई इन कहानियों में खो जाता है और महीनों इनका अध्ययन करके इनके पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करता है। पता चलता है कि पहले दानवों की दुनिया में एक मानव जैसी प्रजाति हुआ करती थी जिनके पूर्वज शनि ग्रह से आए थे। ये दानव और मानव दोनों के वंशज हैं और वो टावर उनकी विरासत है। टावर की रक्षा के लिए पहरेदार हुआ करते थे, लेकिन 10,000 साल पहले ये प्रजाति धरती से गायब हो गई क्योंकि इंसानों ने आखिरकार दानवों के कब्जे से आजादी पा ली थी। हालांकि कुछ सवालों के जवाब हु बेई अभी भी नहीं ढूंढ पाया है, जैसे कि वो और यांग पिंग ही टावर को क्यों खोल सकते थे, प्रोफेसर इसे खोलना चाहता ही क्यों था, और ये किताबें उसे कौन भेज रहा है। 3 साल बाद 1985 में ऑफिसर हान को ये जानकर बहुत धक्का लगता है कि उसकी टीम को पहाड़ों में एक गुफा के अंदर प्रोफेसर यांग जिंदा मिला है। इसी दौरान पश्चिम चीन में ऑयल सिटी पर रहस्यमय विशाल जानवरों का हमला हो जाता है। ये जानवर अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर देते हैं और सिर्फ खंडहर छोड़ जाते हैं। प्रोफेसर यांग हान को बताता है कि ये सब टावर खुलने का ही नतीजा होगा, इसलिए वो जांच करने के लिए उस इलाके में जाता है। यह घटना हु बेई के कंधे के निशान को जगाने लगती है, जो उसे अब अक्सर परेशान करता है। डॉक्टर के पास जाने से उसका नाम सिस्टम में दर्ज हो जाता है, जिससे हान को उसका ठिकाना पता चल जाता है। एक दोपहर कंधे का दर्द इतना बढ़ जाता है कि अचानक हु बेई की पीठ पर आग लग जाती है और वो अपनी खुद की शक्तियां दिखाना शुरू कर देता है, जिससे लाइब्रेरी का हर फर्नीचर हवा में तैरने लगता है। मिस्टर वांग आता है और इस पूरे मामले को ऐसे पेश करता है मानो ये बिल्कुल सामान्य हो। वो समझाता है कि चमगादड़ों के हमले की वजह से हु बेई का खून एक दानवीय ताकत से दूषित हो गया है, जो अब उसे शक्तियां तो देता है लेकिन उसे नरक में भी ले जा सकता है। हु बेई ये नहीं समझ पाता कि मिस्टर वांग को ये सब कैसे पता है, इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी को एक पुराने मकबरे में बदल देता है और बताता है कि वो सो लिन राष्ट्र के राजकुमार यी का रक्षक है। यहाँ भी रक्षक आत्माएं हैं, ठीक वैसे ही जैसी टावर पर थीं, जिनमें कांग सुन की आत्मा भी शामिल है।
मिस्टर वांग समझाता है कि राजकुमार यी हू बेई का पूर्वज था और उसी ने धरती पर कब्जा करने वाली टेक्नोलॉजी से लैस दानव जाति के खिलाफ मानव जाति का नेतृत्व किया था। राजकुमार यी ने अपने शरीर का इस्तेमाल करके टावर को सील कर दिया था और ज्यादातर दानव ग्रह छोड़कर चले गए थे। हालांकि उनमें से कुछ छिप गए थे और उन्होंने इंसानी रूप ले लिया था, यहां तक कि उन्होंने इंसानों से शादी भी कर ली थी। वे हू बेई को इसलिए चाहते हैं क्योंकि एक वंशज के रूप में वो ही अकेला है जो टावर को दोबारा खोल सकता है और दानवों को आजाद कर सकता है। पोस्ट 749 पर ऑफिसर हान को यह जानकर गुस्सा आ जाता है कि उसकी टीम प्रोफेसर यांग को खो चुकी है, लेकिन अचानक आई एक खबर उसका मूड बदल देती है। शर्ली जाग गई है और दावा करती है कि उसे अपनी यादें वापस आ। रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए टीम ऊंटों का इस्तेमाल करती है। कुछ दिनों की शांति के बाद वे अचानक खुद को एक रेत के तूफान में पाते हैं, इसलिए वे जितनी जल्दी हो सके रेत के तूफान से निकलने के लिए तेजी से भागते हैं। हालांकि एक छोटी सी बात पर उनका ध्यान नहीं जाता है, रेत का तूफान उनके पीछे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने एक अजय बल क्षेत्र को पार कर लिया है जो तूफान को दूर रखता है। जैसे ही वे तेल शहर के खंडहरों में प्रवेश करते हैं, एक सुरक्षित क्षेत्र में उतरने के बाद उन्हें एहसास होता है कि भागने के दौरान उन्होंने वास्तव में कुछ लोगों को खो दिया है, जिनमें वांग काइशुआन भी शामिल है। यह दूसरा समूह अभी भी रेगिस्तान के बीच में है, उनके ऊंटों के बिना, इसलिए वे उस कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे उन्होंने दूर से देखा था। तभी अचानक उन पर विशाल उत्परिवर्तित कीड़ों द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिनके पंजे उस्तरे की तरह तीखे होते हैं। वे जमकर जवाबी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कीड़े लगातार हमला करते रहते हैं। तभी जब सब कुछ निराशाजनक लगने लगता है, रेत से चमकती लाल आंखों वाला एक राक्षसी सेंटीपीड निकलता है और एक सैनिक को अपने घातक जाल में जकड़ लेता है। बाकी टीम के सदस्य भयभीत हो जाते हैं और उनकी गोलियां इन जीवों पर कम ही असर करती हैं। रेगिस्तान में राक्षसों में से एक ने उन पर हमला कर दिया। वे भागते समय अलग हो जाते हैं और राक्षस एक सैनिक को मार देता है। बाकी समूह कुएं के पास पहुंचता है, केवल वहां एक दूसरा राक्षस पाता है। यह राक्षस वांग काइशुआन और उसके एक दोस्त को छोड़कर सभी लोगों को मार देता है। वे दोनों एक साइकिल ढूंढते हैं और बाकी टीम के साथ फिर से जुड़ने के लिए तेल शहर में चले जाते हैं। टीम इधर उधर खोज रही थी और सिवाय खंडहरों और लाशों के कुछ नहीं मिला। राक्षसों के बारे में सुनकर हू बेई पिछली बार पहाड़ों में हुए नरसंहार जैसा एक नरसंहार होने से बचने के लिए निकलना चाहता है, लेकिन चेन डोंग और शर्ली रहना चाहती हैं और अपना मिशन पूरा करना चाहती हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि राक्षस उन्हें ढूंढ लेते हैं और टीम को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। वे खुद को हथियार देते हैं और पहले जानवर को गोली मार देते हैं, यह सोचकर कि वे उसे मारने में कामयाब हो गए हैं। फिर वे दूसरे के पीछे दौड़ते हैं। हालांकि जब वे मुड़ते हैं तो पहला राक्षस चला जाता है। जबकि टीम जानवरों से लड़ती है, शर्ली एक परित्यक्त स्कूल में घुसने के लिए भाग जाती है और हू बेई उसका पीछा करता है। वह वहां छत से लटके हुए शवों का एक झुंड पाता है और जमीन में एक छेद पाता है, जिसमें वह प्रवेश करके एक भूमिगत सुरंग का पता लगाता है जो उसे राजकुमार के मकबरे में ले जाता है। वहां एक राक्षस भी है जो हू बेई को धक्का देता है और उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह और आगे जा सके, शर्ली प्रकट होती है और उसे वश में कर लेती है, जिससे वह चला जाता है। फिर वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके हू बेई के बेहोश शरीर को ताबूत में तैरने के लिए मजबूर करती है, जिसे वह जाने से पहले बंद कर देती है। शहर में वापस और भी राक्षस आ गए हैं, इसलिए टीम दूर से चांदी की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर चलाने के लिए इमारतों की सबसे ऊपरी मंजिलों में छिप जाती है। वे कुछ को मारने का प्रबंध करते हैं, लेकिन ज्यादातर राक्षस उनसे बचते हैं और उनका पीछा करने के लिए इमारतों पर चढ़ते हैं। वेई एक मानेकिन होने का नाटक करके पाए जाने से बचने में सफल हो जाती है। फिर वह उस राक्षस से बचने के लिए काइशुआन के साथ एक बस के अंदर छिपने के लिए दौड़ती है जो उसका पीछा कर रहा है और वाहन पर लगातार हमले कर रहा है। हू बेई ताबूत के अंदर उठता है और बाहर निकलने के लिए बेताब है, लेकिन वह देखता है कि कुछ जादुई हो रहा है। उसके घाव अविश्वसनीय गति से बंद हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। मिस्टर वांग की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है, उससे कहती है कि ताबूत राजकुमार को फिर से जीवित रहने में मदद करेगा। फिर हू बेई खुद को अंधेरे में गिरते हुए और टावर के सामने आते हुए पाता है। वहां वह आखिरकार जान सकता है कि यांग पिंग के साथ क्या हुआ है। जिस जानवर ने उसे पकड़ा था वह उसे गुफा में ले आया और उसे आग की लपटों पर गिरा दिया, जिसने उसके शरीर को जला दिया और उसे राक्षस रानी के अधीन कर दिया। अब शर्ली राक्षसों के नियंत्रण में है और उन्हें शहर में छोड़ रही है। जानवर के जाने के बाद हू बेई रानी की आत्मा से बात करने के लिए जानवर के चले जाने के बाद हू बेई रानी की आत्मा से बात करने के लिए टावर के पास जाता है। वहां उसे पता चलता है कि यांग पिंग भी टावर का दरवाजा खोल सकती थी क्योंकि वह रानी की वंशज है। रानी यांग पिंग का शरीर छोड़ने से इनकार कर देती है। यह कहती है कि उसे मारने से यांग पिंग भी मर जाएगी। हू बेई कोई और रास्ता खोजने की कसम खाता है और रानी मजे लेते हुए उसे वापस शहर भेज देती है। शहर में वह एक राक्षस को बस पर हमला करते देखता है जिसमें उसके दोस्त हैं।
वह उन्हें बचाने के लिए उसे गोली मार देता है, लेकिन चेन डोंग की मदद नहीं कर सकता, जो एक इमारत के किनारे से लटका हुआ है। और भी राक्षस हु बेई का पीछा करते हैं, लेकिन शर्ली को उसे टावर का दरवाजा खोलने की जरूरत है। वह राक्षसों को विचलित करने और उनकी रक्षा के लिए उन पर एक कार फेंक देती है। इस बीच राक्षस हु बेई के दोस्तों पर हमला करना जारी रखते हैं। चेन डोंग तो राक्षस का गुलाम बनने से अपनी जान लेना पसंद करता है और अपनी बंदूक अपने सिर पर तान लेता है। शर्ली की आंखों में देखते हुए हु बेई को एहसास होता है कि वह यांग पिंग को वापस नहीं पा सकता। वह उसे 3 बार गोली मार देता है, जिससे सभी राक्षस नष्ट हो जाते हैं और टावर ढह जाता है। शर्ली मानती है कि हु बेई ही उसे मार सकता था। वह बेहोश होने और वापस यांग पिंग में बदलने से पहले उसे चूम लेती है। तबाह हाल हु बेई उसके शरीर को उठाकर राजकुमार के ताबूत के पास ले जाता है, इस उम्मीद में कि वह उसे ठीक कर देगा। ताबूत के अंदर हु बेई यांग पिंग के माथे को छूता है और उसकी यादों का दर्शन प्राप्त करता है। उसे पता चलता है कि यांग पिंग में बचपन से ही शक्तियां थीं, जिसमें मृतकों को जीवित करना भी शामिल था, लेकिन उसकी मां ने उसे उनका इस्तेमाल करने से मना किया था। अपनी मां को नीली आग में जलते देखने के बाद ही यांग पिंग को अपने वंश के बारे में समझ आई। वह राक्षसों की वंशज थी जिन्होंने मानव रूप धारण कर लिया था और आम लोगों से शादी कर ली थी। यही कारण है कि प्रोफेसर यांग ने जीवन भर टावर पर शोध किया। वह अपनी बेटी को उसके पूर्व निर्धारित भाग्य से बचाने की आशा करता था। गुफा में वापस उनके बचने का एकमात्र कारण यह था कि यांग पिंग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी को पुनर्जीवित किया था। इससे पहले कि दर्शन खत्म हो, यांग पिंग हु बेई से अपने प्यार का इजहार करती है और उससे अपने पिता को खोजने की कोशिश न छोड़ने का अनुरोध करती है। हु बेई उसकी इच्छा का सम्मान करता है और अपनी टीम के साथ ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान छोड़ देता है। उनकी खोज जारी है, जबकि एक विशाल जानवर उन्हें दूर से देखता है।